Matters raised with permission. Dr. Ajit Madhav Rao Gopchade. आदरणीय सभापति महोदय, 1 second, please. Demand for time. Honorable members, please. Leader of the House. 1 second. Leader of the House. Please. Leader of the House. आदरणीय सभापति महोदय, One second. Please take your seat. Please take your seats. There may be. I am exactly doing that. No, sorry. Demand for timely updation of Aadhaar details. Please continue. आदरणीय सभापति महोदय, नकली आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पुनः सत्यापन प्रक्रिया में मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में संपत्ति लेन देन में उपयोग किए गए 4 जाली आधार कार्डों के संबंध में पुलिस शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले ने धोखाधड़ी और पहचान प्रणाली की अखंडता के बारे में गंभीर चिंताएं उत्पन्न की है। आधार कार्ड जो भारत में कानूनी और वित्तीय लेन देन के लिए अनिवार्य है, उसका दुरुपयोग न केवल व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। जब ऐसे जाली दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है तो यह न केवल धोखाधड़ी को बढ़ावा देता है, बल्कि नागरिकों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में अवैध आवर्जन की जांच में तहत छापे मारे थे। ये छापे उन एजेंटों पर केंद्रित है जो भारतीय नागरिकता का दावा करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को धोखाधड़ी वाले दस्तावेज प्रदान कर रहे हैं। यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करती है, क्योंकि अवैध आवर्जन से न केवल सामाजिक ताने बाने में खटास आती है, बल्कि यह देश के कानूनों और नियमों का उल्लंघन भी करती है। भारत की यूडीआई ने हाल ही में व्यक्तियों की यह सलाह दी है कि अपने आधार कार्ड की जानकारी को अपडेट करें, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका आधार कार्ड 1 दशक पहले जारी किया गया था। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि समय के साथ व्यक्तियों की जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, व्यक्तिगत विवरण बदल सकते हैं। हाल ही में यूडीआई ने स्पष्ट किया है यह अपडेट करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर एक मजबूत सिफारिश मैं करना चाहता हूं। राष्ट्र के विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं में धोखाधड़ी की जांच के दौरान यह सामने आया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए वोट डालने में संलग्न है। यह स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करती है और नागरिकों के अधिकारों को भी संकट में डालती है। ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहचानता और नागरिकता के संबंधित मुद्दों पर कड़ी निगरानी और उचित कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। मेरा मानना है केंद्रीय सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जिसके तहत अभी आधार कार्ड धारकों को अपने आधार कार्ड की जानकारी को नियमित रूप से अपडेट करना अनिवार्य है। यह सभी नागरिकों की जानकारी अद्यतन और सटीक हो। उसके साथ ही केंद्रीय सरकार को अपने अपडेट के लिए एक आवश्यक शुल्क भी लागू करना चाहिए। यह शुल्क न केवल आधार अपडेट प्रक्रिया को प्रबंधित करने में मदद करेगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि ये लोग अपने आधार कार्ड की जानकारी को गंभीरता से ले। सिटीजन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड की सिस्टम अगर लिंक करेंगे तो नकली आधार कार्ड के दुरुपयोग को रोकने से महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। अवैध गतिविधियों से ये जुड़ा हुआ नकली आधार कार्ड का उपयोग विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी और अपराधों में किया जाता है। मैं इस सुरक्षा के लिए या आधार प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, नागरिकों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय बढ़ाने के लिए मैं दृढ़ता से यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए और आधार कार्ड प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाया जा सके ताकि हमारा देश सुरक्षित हो सके। धन्यवाद। Honorable members, before I call out the next speaker, I will make an appeal. We are Council of States, we are House of Elders. It is required of us to patiently hear anyone who has been legitimately given floor by the chairman. I will not appreciate any disturbance. There are occasions when people may be euphoric and otherwise also. This House has to send a very sober message that this House is meant for expression and dialogue, and we will uphold it. I am sure Leader of the House and Leader of the Opposition both will extend their warmest cooperation to me. I am calling Srimati Sonia Gandhi
who had taken oath as a member on 4th April 2024. It is her maiden intervention in the House. She is making contribution, concern over the people deprived of entitlements under the National Food Security Act 2013. Shrimati Sonia Gandhi. Honorable Chairman, thank you for giving me this opportunity to speak. The National Food Security Act, NFSA, introduced by the UPA government in September 2013, was a landmark initiative aimed at ensuring food and nutritional security for the country's 140 crore population. This legislation played a crucial role in protecting millions of vulnerable households from starvation, particularly during the COVID-19 crisis. It is this act that provided the basis for the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Under the NFSA, 75% of the rural population and 50% of the urban population are entitled to receive subsidized food grains. However, the quota for the beneficiaries is still determined based on the 2011 census, which is now well over a decade old. For the first time in independent history, the decennial census has been delayed by more than 4 years. Originally scheduled for 2021, there is still no clarity on when the census will be conducted. The budget allocations reveal that the updated census is unlikely to be conducted this year as well. Around 14 crore eligible Indians are thus being deprived of their rightful benefits under the NFSA. It is imperative, sir, that the government prioritizes the completion of the census as soon as possible and ensures that all deserving individuals receive the benefits guaranteed to them under the NFSA. Food security is not a privilege. It is a fundamental right. Thank you. Shri Mohammad Nadimul Haq. Shri Mohammad Nadimul Haq. Thank you, sir. Sir, India has a great tradition. Sir, let me. On need to nurture All India Radio to make it world-class national broadcaster. I appreciate your ambition. Thank you, sir. Because the entire nation is in aspirational mode. Sir, please go ahead. Sir, India has a great tradition of cricket commentary on the radio. This government is killing that tradition. In the years gone by, radio cricket commentaries had some legends. Berry Sarbadakari, Pearson Surita, Dikki Ratnagar, Anand Sitalwar, Kishore Bhimani and others. Why is Indian cricket commentary on radio now in such poor shape? With the exception of a few commentators like Sushil Doshi and Vineet Garg in Hindi and Sunil Gupta and Prakash Vagankar in English, it is boring. There is a huge potential for Akashvani to create good content and reach larger audiences by producing world-class cricket commentary. The BBC and ABC only use the best commentators always. Akashvani is India's national broadcaster. It has 591 stations, reaching 98% of the population. With its massive reach, it has huge potential to lead in this space. In the first 3 months of 2022, Akashvani averaged just 2 crores listeners per month. The number of podcast listeners in India is estimated to be 17 crores. Still, the BCCI and channels don't give radio rights to Akashvani. Yes, they deprive Akashvani. Terrible. And Akashvani, it does not even send commentators to the venues, citing lack of funds. On top of that,
one cannot hear cricket commentary on the medium wave, but only on FM radio or via an app called News on Air. This is absurd, sir. An excellent way to further grow Akashvani's listeners' base would be to create world-class cricket commentary. For this to become a reality, my party, All India Trinamool Congress, suggests 3 things must be done urgently. 1, have dedicated channels for each language. Having the Hindi and English commentators doing the commentary as a pair is the surest way to kill good radio commentary. 2, the selection procedure of commentators for Akashvani is an opaque process. To create a pool of top-notch commentators is essential to have an impartial and professional judging system. 3, from the Akashvani panel of commentators, it is essential to select those who have thorough understanding of cricket and the style to engage the listeners. There is little use slotting cricket commentators on the principle that every person on the panel has to be given a chance. So may I suggest to the minister to implement these 3 suggestions and appoint Harsha Bhogle as the captain of a new team whose task it would be to make Indian radio cricket commentary world class. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय मोहम्मद नदीमुल हक जी. माननीय श्री सुजीत कुमार, need to expedite railway connectivity in Kalahandi, Sambalpur and Sonpur regions of Odisha. थैंक यू डेप्यूटी चेयरमैन सर. सर सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और रेलवे मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा. इस बार बजट में उड़ीसा के लिए रेलवे के लिए 10,600 करोड़ का प्रावधान किया है, जो कि आज तक सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है सर उड़ीसा रेलवे के लिए. लेकिन सर इस बारे में मैं बजट डिस्कशन पे विस्तार पे चर्चा करूंगा. फिलहाल मेरी एक छोटी सी अनुरोध है आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी से. सर, आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर टू एक्सपेडाइट एंड प्रायोरिटाइज the final location survey, FLS in railway terms, for 4 critical projects in western and southern Odisha. Sir, these projects are extremely important to enhance connectivity, boost regional economic development, and bring out balanced development of the entire state and, of course, the entire country. Sir, the first project is the Bhawanipatna-Kesinga railway line, which is in aspirational district of Kalahandi. Sir, this is a 35-kilometer long railway project, which will be an alternative to the National Highway 26, which is now teeming with heavy vehicles and help ease the traffic. Sir, also in this route lies the Udan Airport of Utkela, which is almost the lifeline of Western Odisha. And sir, this will help bring about multimodal transport connectivity, sir, and of course boost regional activities. Sir, the current distance between Bhawanipatna to Kesinga, the railway distance, will be reduced by 29 kilometers if this project becomes a reality. Sir, the second project pertains to the Sambalpur-Sonpur 77-kilometer railway line. Sir, Sambalpur and Sonpur are 2 important cities, towns of Western Odisha. And sir, this will run parallel to the state highway of 15. Again, sir, this highway is largely used for transportation of mineral ores and hence is always accident prone. So this railway project will again, sir, help ease the traffic, and it's also of strategic importance, sir, because it will connect the Jharsuguda-Sambalpur industrial zone to the coastal areas of like Paradip and all. And sir, the railway distance between Sambalpur and Sonpur will be cut down by 80 kilometers, making, sir, transport more efficient. And sir, the third project pertains to the 115-kilometer Kantamanji to Koksara railway line in Kalahandi, Nuapada and Balangir. All of 3 are the aspirational districts, sir. Sir, there is already an existing project from Junagadh Road to Navrangpur via Koksara. So, sir, this project will not take a lot of resources and time, sir, but it will definitely help in, again, transportation of iron ore from Bailadela iron ore mines to Raipur, and also, sir, will be the lifeline of western and southern Odisha. Districts like Kalahandi, Navrangpur, Koraput will benefit from this. And finally, sir, the final project pertains to Bhawanipatna-Fulbani railway line via Lanjigad Road, M. Rampur and Baliguda. Sir, sorry, these are some of the names which the House may not be aware of, but it's necessary to bring it to the notice of the government. And sir, this is a very LW affected region in western southern Odisha, and heavily, sir, occupied by, populated by tribal population, sir. Sir, and this will also, sir, facilitate faster movement of goods from धन्यवाद माननीय सुजीत जी, आपका समय खत्म हुआ. धन्यवाद. माननीय श्री एम मोहम्मद अब्दुल्ला, रिक्वेस्ट फॉर रिडक्शन ऑफ फीस ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पुअर स्टूडेंट्स. माननीय एम मोहम्मद अब्दुल्ला, नॉट प्रेजेंट. माननीय श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली,
demand to retain the height of Polavaram multi-purpose irrigation project in Andhra Pradesh. Respected Deputy Chairman, sir. Thank you, sir. The Polavaram project is a lifeline for Andhra Pradesh, and any reduction in its capacity threatens its completion, functionality, and long-term benefits. We urge the Government of India to take immediate collective action to address these pressing concerns. The proposal to lower the height of the dam 45.72 meters to 41.15 meters is deeply concerning. This reduction could cut water storage capacity from 194 TMC to just only 115 TMC, drastically undetermining the objectives of the project. Polavaram was designed to irrigate 7.5 lakhs acres and supply drinking water to lakhs of people. Lowering its capacity will severely impact farmers, disrupt water security, and betray the commitments made during the state's bifurcation. The centre must uphold the original plan and ensure full storage capacity. The project cost has now escalated to 30,436.95 crores. Yet the union budget 2025-26 has allocated only 5,936 crores, a figure grossly insufficient to meet the 2026 deadline. Without full funding, further delays are inevitable, pushing the project uncertainty. The centre must immediately release all pending funds to prevent cost overruns and ensure timely execution. Under our former Chief Minister Sri Y. Jagannath Reddy ji, significant progress was made despite early floods and COVID-related challenges. Essential structures including the spillway, spill channel and copper dam were completed without disruptions. Please the take central your government has also then sanctioned 12,127 crore continued construction. Then I request the government to make a Polavaram project its priority. Thank you, sir. Thank you. Mani Sri Derek O'Brien, need to preserve coastal culture of Goa. Sir, smaller states rarely get a chance to have their voices heard here, sir. So I'm happy today to raise the issue of the need to preserve the rich coastal culture of Goa. So the coastal culture of Goa is basically on two communities. One is the fishing community with all their great traditions, and the toddy tapping community. So these are the two communities. Now the vibrant communities in these fishing villages, I've been there once or twice and seen myself, sir. They have a great tradition. But now they're going through, sir, an existential crisis, and for a variety of reasons. Primarily because of the CRZ, or the coastal regulation zones. As a result, sir, these fishermen, they can't build homes, they can't do up their homes, they can't park their boats, all kinds of problems, sir. And worse than that, the trawlers are also coming and robbing them of their livelihood. Sir, the issue here is affecting 20,000 fishermen, about 1 lakh people in this community, sir. Tough times for them. I want to quickly contrast this to what is happening for the fishermen in Bengal. There's a special scheme there called the Samudra Sathi scheme, 10,000 rupees for 2 months of fishing season. There's another scheme called Matsyojibi credit card scheme. This is to protect the fishermen so they can take, so they don't get duped, long-term institutional credit. So these are the issues. There's also one more issue in Goa, sir, on the same issue of saving ecology. Sir, salt pans. This is an old Goa tradition of using the salt pans. From the salt pans, they extricate salt. That too, sir, is under trouble. These should be preserved as heritage sites, sir. We appeal to the government to save the fishermen, to save
Goa, like the Supreme Court said, don't turn it into a concrete jungle. We must protect that, sir. And what do the people of Goa do? What are the options they have? The last time they voted, we were hearing slogans. There are two ways to use 0 hour. One is you can raise these issues, or you can stand up and shout the name of your leader, slogans for your leader. Sir, I'm using these issues. So the Goa government is doing nothing. And what was the opposition doing there? They elected 11 MLAs from the Congress in good faith. 8 Congress MLAs left and went to the BJP. So who will protect the people of Goa? I appeal to this government, leave the politics aside and let's get together to help these states. Thank you, sir. Thank you. Manya Srimati Dharmsila Gupta, demand to start train services of Rajdhani Express from Darbhanga to Delhi. माननीय उपसभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे मेरे क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण लोकहित के मुद्दे को संसद पटल पर प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरे बिहार राज्य के दरभंगा उन रेलवे स्टेशनों में शामिल हैं जो कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत आता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूं, जिनके दिशा निर्देशन में दरभंगा जंक्शन को 340 करोड़ रुपए की सौगात देकर स्टेशन का पूर्ण रूप से कायाकल्प कर विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनने की ओर अग्रसर है। मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि दरभंगा, जिसे मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है और पटना के बाद दरभंगा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां सारी मूलभूत सुविधाएं जैसे हवाई अड्डा और अब बिहार का दूसरा एम्स के निर्माण का कार्य भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अग्रसर है। दरभंगा में मखाना सहित अन्य कई कारोबार भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं। ऐसे में दरभंगा हेतु दिल्ली के लिए राजधानी या वंदे भारत जैसी सुपर फास्ट ट्रेन चलाने की कृपा की जाए, जिससे कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को व्यापार या इलाज हेतु आने जाने में सुगमता हो। माननीय उपसभापति महोदय, इसके अतिरिक्त दरभंगा से गुवाहाटी के लिए भी एक भी ट्रेन नहीं चलाई जाती है। मेरा अनुरोध है कि दिल्ली से वाया समस्तीपुर मुजफ्फरपुर जाने वाली गुवाहाटी ट्रेन डिब्रूगढ़ राजधानी 20-50-4 सप्ताह में 5 दिन चलती है। यदि आदरणीय रेल मंत्री जी इस ट्रेन को सप्ताह में 2 दिन के लिए वाया समस्तीपुर दरभंगा चलाने की कृपा करें तो यहाँ के स्थानीय निवासियों के समय की बचत के साथ साथ उनकी परेशानी भी कम होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री संदीप कुमार पाठक जी, डिमांड टू काउंटर होस्टाइल ड्रोन एक्टिविटी ऑन द इंडो-पाकिस्तान बॉर्डर। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, मैं आपके माध्यम से इस सदन में एक महत्वपूर्ण विषय को रखना चाहता हूं, जिसका सीधा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से और बॉर्डर एरिया में रहने वाले जो जनमानस है उनके जनजीवन से संबंधित है। सर, पंजाब का लगभग 550 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो सीधे पाकिस्तान से लगता है। ड्रोन का जो इंट्रूजन है पिछले कई सालों में लगातार बढ़ते जा रहा है। 2020 में लगभग 50 ड्रोन देखे गए थे, उसके बाद हर साल ये 50 और 100 करते करते पिछले साल लगभग 300-350 के आसपास ड्रोन्स देखे गए थे। सर, इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो द नंबर ऑफ ड्रोन्स जिसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा वो काफ़ी कम है, जस्ट फ्यू परसेंटेज है। इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ड्रोन्स जो है इधर लैंड करते हैं बॉर्डर के इस तरफ इंडिया में और फिर वापस फ्लाई बैक कर जा रहे हैं। तो अगर ये कंटिन्यू रहा तो आपको तो पता है अब कोई भी देश आमने सामने होकर लड़ाई करता नहीं है, प्रॉक्सी वार चलते हैं। तो जो बॉर्डर बेल्ट पे ड्रोन का जो यूज़ पाकिस्तान कर रहा है वो बहुत ही सीरियस है।
मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान मोस्टली चाइना से और टर्की से ड्रोन इंपोर्ट कर रहा है। हमारे देश में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी एडवांस नहीं है, हमें उन्हें तुरंत एक्वायर करना चाहिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है सर कि ट्रेनिंग पे भी देखनी पड़ेगी। जो फर्स्ट लाइन ऑफ कमीशन जो है वो BSF की है, सेकेंड लाइन ऑफ जो कंट्रोल रहती है वो ऑब्वियसली स्टेट पुलिस की रहती है। क्या BSF प्रॉपरली इक्विप्ड है इसके लिए इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो और टेक्नोलॉजी ऑल्सो? सो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि नॉट ओनली नेशनल सिक्योरिटी पर जो लोग बॉर्डर में रह रहे हैं उनके जीवन को आप इमेजिन करिए। बाकी की बॉर्डर की समस्याएं तो है ही है, अगर ड्रोन से जो ड्रग्स इधर आप भेज रहे हैं वो इधर आता है, उसके बाद पूरे का पूरा वो गांव सील हो जाता है, वहाँ पे एक एक घर को सर्च किया जाता है, ऑब्वियसली फॉर अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीज़न। इसको ज़ीरो टॉलरेंस या ज़ीरो इंट्रूजन पॉलिसी जब तक नहीं लाएंगे, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जितने भी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है सर वो हाई एटीट्यूड के टेक्नोलॉजी होते हैं जो हमारे पास है। ड्रोन्स जो है लो एटीट्यूड में फ्लाई करता है सर, और लो एटीट्यूड में फ्लाई करने के साथ यहाँ पे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी। और ये एक ऐसी चीज़ है सर जिसको वन शॉट में आप लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स यू कैन इम्पोर्ट, और एक ही शॉट में इसको एड्रेस कर सकते हैं, बट इसको ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज़ और बता दूं कि पाकिस्तान या कोई भी ऐसे देश इसको हाईलाइट करना नहीं चाहेंगे, वो ड्रोन्स को सिर्फ स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, वो बॉम्ब नहीं गिराने वाले, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में वो करेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन को इधर भेजेंगे, ड्रग्स को भेजेंगे, आर्म्स भेजेंगे, एम्यूनिशंस भेजेंगे और टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज़ करेंगे ताकि सरकार की नज़र में ना आए और वो ये कंटिन्यू करे। तो मेरा सबमिशन ये है कि प्रॉक्सी वार का यही तरीका है, इसको सरकार को एक शॉट में ही करना चाहिए। स्पेशली पंजाब के जो बॉर्डरिंग एरिया में अमृतसर और तरन तारन है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ड्रोन्स की एक्टिविटी है। मैं सरकार आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये डुएबल है। धन्यवाद माननीय संदीप जी। माननीय डॉक्टर सिकंदर कुमार, इशू ऑफ मिसलीडिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री मेंशन्ड इन द म्यूजियम ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन न्यू दिल्ली। धन्यवाद सर। मान्यवर, मैं एक गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो कि भारत के इतिहास के ऐतिहासिक तथ्यों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के संग्रहालय में उल्लेखित इतिहास के तथ्यों के भ्रमित प्रचार के संदर्भ में है। इस संग्रहालय में प्रदर्शित इतिहास में महान योद्धाओं और प्रशासकों के योगदान के बारे में तथ्यों की गलत व्याख्या की गई है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और मुगलों जैसे आक्रमणकारियों को भारतीय इतिहास में सबसे महान योद्धा और प्रशासक बताया गया है, और भारतीय इतिहास के महान योद्धाओं व प्रशासकों, गुप्त सम्राटों, चोल सम्राटों, विजयनगर सम्राटों, मराठा सम्राटों आदि के ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित योगदान का उल्लेख ही नहीं है, जिसके कारण इस संग्रहालय में आने वाले भारतीय और विदेशी आगंतुकों द्वारा गलत ऐतिहासिक तथ्यों को सत्य मानकर भविष्य की पीढ़ी को गलत संदेश जा रहा है। इससे वर्तमान भारत में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भ्रमित तथ्यों का प्रचार होगा, जिसका असर आने वाले भविष्य पर पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक तथ्यों जो कि संघ लोक सेवा आयोग के संग्रहालय में उल्लेखित हैं, अविलंब निराकरण करवाया जाए और भारतीय इतिहास के महान योद्धाओं व प्रशासकों, गुप्त सम्राटों, चोल सम्राटों, विजयनगर सम्राटों, मराठा सम्राटों आदि के ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित असीम योगदान को रेखांकित करवाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी, कंसर्न ओवर डैमेज कॉज टू क्रॉप्स बाय वाइल्ड एनिमल्स इन मोरनी हिल्स एरिया ऑफ हरियाणा। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं सदन का ध्यान हरियाणा की मोरनी हिल्स क्षेत्र में किसानों द्वारा झेली जा रही एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में जंगली जानवर द्वारा फसलों की बर्बादी एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन चुका है। वर्षों से किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अब स्थितियां इतनी विकट हो गई हैं कि किसानों की खेती करना कठिन हो जा रहा है। इन क्षेत्रों में लगभग 393 गांव हैं, 26 पंचायतें हैं, 22,000 लोग रहते हैं और इनमें करीब 65% लोग हल्दी, टमाटर और आलू जैसी सब्जियों की खेती करते हैं। महोदय, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ के किसान पहले से ही पानी की कमी से परेशान रहते हैं और उनको इन समस्याओं का सामना करते हुए भी किसानी करनी पड़ती है, और उसके बाद जब बड़ी मुश्किलों से फसल खड़ी होती है तो जंगली जानवर से नुकसान का डर बना रहता है।
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR द्वारा इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंसेज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार हाथी और नीलगाय जैसी वन्यजीव 10 राज्यों में 30 से 50% तक अनाज और बागवानी फसलों को खा जाते हैं या नष्ट कर देते हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जंगली जानवरों के हमले से फसल नुकसान की कवरेज को में शामिल किया गया है। ये सरकार का एक बहुत ही सकारात्मक कदम है, लेकिन किसान और वाणिज्य दोनों की हितों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रोकथाम नीति बनाने की अति आवश्यक ज़रूरत है ताकि फसल को नष्ट होने से पहले ही बचाया जा सके। समस्याओं की गंभीरता महोदय, इस समस्या की कई गहरे प्रभाव हैं, चाहे आर्थिक नुकसान की बात करें या मानव पशु संघर्ष का जो खतरा है, क्योंकि एक किसान महीनों की मेहनत करके अपनी फसल जब खड़ी करता है और ऐन मौके पर जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो जो उनके ऊपर आर्थिक और अन्य समस्याएं आती हैं वही जानते हैं। हमें उनका संज्ञान लेना चाहिए और समस्या के जो प्रमुख कारण हैं वो मुख्यतः वन क्षेत्र का सिमटना और संरक्षण उपायों की कमी है। मैं चाहे वो सोलर फेंसिंग की बात करूं या मजबूत बाड़ लगाने की बात करूं, डंगे लगाने की बात करूं, ऐसे अनेकों उपाय हैं जिनसे इन समस्याओं का समाधान निकल सकता है। महोदय, इस गंभीर समस्या का समाधान निकालने के लिए सोलर फेंसिंग एक बहुत ही प्रभावी उपाय हो सकता है और विशेष वाणिज्य प्रबंधन योजना सरकार के वन विभाग और कृषि विभाग के सहयोग के साथ एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए जिससे जंगली जानवरों की बढ़ती संख्या का भी नियंत्रण हो सके और समन्वय के साथ, प्रशासन के समन्वय के साथ उनका संज्ञान लिया जा सके, उनकी समस्या का। जंगली जानवरों के लिए वैकल्पिक भोजन इत्यादि भी मुहैया कराया जा सकता है और सामुदायिक भागीदारी का स्थानीय निगरानी तंत्र को भी सशक्त करने की ज़रूरत है। महोदय, मोरनी हिल्स क्षेत्र की किसानी की ये समस्या नहीं है, जो भी वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया के आसपास किसानी जहां होती है उनको भी यही समस्या झेलनी पड़ती है और मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि धन्यवाद माननीय कार्तिकेय जी। माननीय श्री बीडा मस्तान राव यादव, demand to revoke delisting of Indian seafood companies from EU and export restrictions to the Customs Union, Russian Federation and United Kingdom. Thank you, sir. Honorable Chairman, sir, I rise to draw your attention to a grave issue of demand of Indian fish and shrimp export companies for revoking delisting of Indian seafood companies from European Union and approvals to Customs Union, that is the Russian Federation and United Kingdom, and the significant challenges currently facing by the shrimp industry. Sir, for decades, the Indian shrimp industry has been a substantial contributor to India's economy. The European Union remains one of the most promising markets for Indian seafood, particularly the shrimp, with its steady demand playing a crucial role in securing valuable foreign exchange for India. Seafood Exporters Association of India has appealed several times to the government, explaining all the facts for relaxing Indian seafood companies from suspension orders imposed since 2017 on the relaxation of the suspension order imposed by European Union authorities on Indian seafood companies. It is to inform that no further action has been taken by the European Union authority to restore the EU status for the delisted Indian shrimp companies. Some of the companies were already approved to export the Customs Union, that is Russian Federation, by Export Inspection Council of India. The said companies are not yet listed in the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance approved establishment list at Customs Union, Russian Federation. On account of this, the approved companies are unable to export to Customs Union. Some of the EU delisted companies have been relisted by the United Kingdom health authorities in their official websites on 30th January 2023. However, the relisted companies are not yet permitted to export to UK as the decision is still pending with the UK government for further clearance. Honorable Chairman, sir, it is well aware that during pandemic situations, shrimp exporters have faced several problems like congestion in operating ports at destination, etc., etc. In this crucial situation, if permissions are granted
to the seafood exporters for exporting to countries like European Union, Customs Union, Russian Federation, and the United Kingdom. It will be added advantage to the Indian exporters and to earn the foreign exchange to the country, sir. Hence, the Honorable Chairman is requested for compassionate and urgent intervention to resolve the delisting matter for restoring the delisted shrimp export companies to export shrimp consignments to European Union, UK and Russia for enhancing the market opportunities, strengthening the country's global reach and supporting the sustainable growth of Indian seafood export with key focus on shrimp. Thanking you, sir. Thank you, माननीय विडामस्तान राव जी. माननीय श्री सतनाम सिंह संधू जी, concern over increasing cases of grabbing of NRIs properties in our country. माननीय सतनाम सिंह संधू जी, not present. माननीय श्री संजय सिंह जी, concern over social and economic conditions of sick workers of Coal India. धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे एक बहुत ही गंभीर विषय पे अपनी बात कहने का मौका दिया. मान्यवर, देश भर में जो बिजली की आपूर्ति थर्मल पावर के माध्यम से, थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से होती है, उसको संचालित करने में कोल इंडिया का और कोल इंडिया के मजदूरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है. और मुझे याद है मान्यवर कि जब कोरोना का समय था, उस वक्त भी कोल इंडिया ने अपना प्रोडक्शन बंद नहीं किया और मजदूरों ने अपना जान जोखिम पे डाल के देश के अंदर बिजली की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए काम किया. मान्यवर, कोल इंडिया का खुद का नेशनल वेज एक्ट है और उस नेशनल वेजेस एक्ट के तहत ये साफ तौर पे लिखा गया है, उसका क्लास 9.4 है जो कहता है कि जो मजदूर कोल इंडिया में काम करते करते गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा, किसी को कैंसर की बीमारी, किसी को लीवर की बीमारी, किसी को किडनी की बीमारी, यानी कि जो गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए ये नियम बनाया गया कि उनके जो आश्रित हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको नौकरी दी जाएगी और इसके लिए जो परीक्षण होगा, चिकित्सीय परीक्षण होगा, वो मेडिकल बोर्ड करेगा, कोल इंडिया का मेडिकल बोर्ड करेगा. लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है मान्यवर कि 18 नवंबर 2017, करीब करीब 7 साल से अधिक का समय हो गया है, आज तक वो मेडिकल बोर्ड काम ही नहीं कर रहा है. मेडिकल बोर्ड काम नहीं कर रहा मान्यवर. और वो जो मजदूर हैं, उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को कई बार प्रार्थना पत्र लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कई बार प्रार्थना पत्र लिखा, कोयला मंत्री जी को कई बार प्रार्थना पत्र लिखा. जो वहां से रिप्लाई आया वो भी संतोषजनक नहीं है, वो रिप्लाई भी उनके पास था. तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आपने वेजेस एक्ट बना रखे हैं उनके लिए, और ये नियम है कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार होंगे, मेडिकल बोर्ड उनका चेकअप करेगा और जो उनके आश्रित हैं, जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनको नौकरी दी जाएगी, तो उस मेडिकल बोर्ड को 7 साल से क्यों बंद रखा गया है, क्यों वो काम नहीं कर रहा है, पहली तो इसकी जांच होनी चाहिए और उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए. और जो लोग राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के इच्छा मृत्यु की मांग कर चुके हैं कि अब हम मरना चाहते हैं इस परिस्थिति में, उन लोगों की तकलीफों का भी ध्यान दिया जाए और मेडिकल जांच करा के उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, आश्रित हैं, उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, उनको कोल इंडिया में नौकरी प्रदान की जाए. धन्यवाद माननीय. धन्यवाद माननीय सिंह सर. माननीय श्री दोरजी तेजसिंह लेपचा, डिमांड टू इंक्लूड लेपचा, भूटिया एंड Limpu languages in 8th schedule of the Constitution of India. Honorable Deputy Chairman, sir, demand to include Lepcha, Bhutia and Limbu language in the 8th schedule of the Constitution of India. The government of Sikkim, since its merger with the Union of India, has taken a bold step towards the promotion of languages in the state. It is to place on record that the first democratically elected state government has passed a historic Sikkim Official Language Act 1977 on 25th October 1977, adopted Nepali, Bhutia and Lepcha languages as the state official languages of Sikkim, and thereafter Limbu languages
also adopted as the official state language of Sikkim through Sikkim Official Languages Amendment Act 1981. Moreover, with the introduction of Lepcha, Bhutia and Limbu languages in the school curriculum in the state, these languages have been further extended to the postgraduate courses and presently further extended to PhD under Sikkim Central University. New bulletin in All India Radio Gangtok are being aired in these 3 languages. Similarly, Sikkim Herald, a weekly newsletter, are also being published in these languages. Addition through Information and Public Relations Department, Government of Sikkim. In addition, the Sikkim Legislative Assembly has also adopted the resolution in year 2008 for inclusion of Lepcha, Bhutia and Limbu languages in the 8th schedule of the Constitution of India. With this backdrop, I take this privilege to request the Government of India to kindly examine the proposal of State Government for early inclusion of these 3 languages in the list of 8th schedule of the Constitution on top priority. धन्यवाद। माननीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी डिमांड टू इंक्लूड ट्रेडिशनल किचन टिप्स फॉर होम रेमेडीज इन एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके समक्ष एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यह विषय हमारे स्वास्थ्य, परंपरा और आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज के आधुनिक दौर में हम अपने पारंपरिक रसोई नुस्खों को भूलते जा रहे हैं। छोटी छोटी बीमारियों और तकलीफ़ों के लिए हम दवाइयों पर निर्भर होते जा रहे हैं, जबकि हमारी भारतीय रसोई हमेशा से प्राकृतिक औषधियों का खजाना रही है। मान्यवर, हमारी रसोई में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक मसाले केवल स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी का काम भी करते हैं। उदाहरण के रूप में हल्दी, अदरक और लहसुन ये प्राकृतिक एंटीबायोटिक हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। मेथी, जीरा और धनिया, इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज और फाइबर होते हैं जो पाचन क्रिया को सुधारते हैं। हींग और अजवाइन पेट की समस्याओं का रामबाण इलाज है। लहसुन और दालचीनी हृदय को स्वस्थ रखने, कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक हैं। महोदय, हम पारंपरिक नुस्खों को अपनाकर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहतर बना सकते हैं, डायबिटीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। ये नुस्खे हमें केवल स्वस्थ ही नहीं रखते, बल्कि पर्यावरण को संरक्षित करने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि इनमें प्राकृतिक और जैविक सामग्री का उपयोग किया जाता है। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से ये आग्रह है कि परंपरागत रसोई नुस्खों को शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए। स्कूलों और कॉलेजों में खाना पकाने के व्यावहारिक सत्र आयोजित किए जाएं। छात्र छात्राओं को सिखाया जाए कि किस प्रकार पारंपरिक नुस्खों का उपयोग करके वे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। प्राकृतिक और जैविक खाद्य पदार्थों के महत्व को समझाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। महोदय, हमारे पूर्वजों ने हमें जो ज्ञान दिया है उसे संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम अपने पारंपरिक मसालों और नुस्खों को शिक्षा का हिस्सा बनाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों को बीमारी से बचाने, उन्हें पोषण देने और मानसिक रूप से सशक्त बनाने में सफल होंगे। यह प्राकृतिक और टिकाऊ स्वास्थ्य की ओर एक क्रांतिकारी कदम होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री संजय सेठ जी, कंसर्न ओवर द राइज इन मेडिकल मेल प्रैक्टिसेस दैट लीड्स टू पीपल बीइंग ओवरचार्ज्ड। माननीय श्री संजय सेठ जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ सब स्टैंडर्ड मेडिसिन इन द कंट्री। बाजार में बढ़ती हुई घटिया दवाओं के संदर्भ में मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं कि इससे करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं और मौत तक जिनकी हो रही है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अपनी रिपोर्ट है कि जांच में पाया कि देश में बिक रही 50 दवाइयाँ, नाम दिया है उन्होंने, घटिया स्तर की बन रही हैं। इसमें पैरासीटामोल से लेकर ब्लड प्रेशर, खांसी, मल्टीविटामिन और कैल्शियम की दवाएं शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल लाखों लोग करते हैं और देश में घटिया और नकली दवाओं का जाल फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में घटिया दवाओं की अधिक चुनौतियां हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार छोटे निर्माताओं द्वारा 15% से अधिक
गुणवत्ता परीक्षण में विफल रही हैं। छोटे दवा निर्माता ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस करते हैं। घटिया दवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। घटिया दवाओं से मृत्यु हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार उत्पादन की जा रही दवाओं में 12 से 25% तक मिलावटी, घटिया या नकली हो सकती हैं। जन विश्वास विधेयक के तहत 2023 में किए गए संशोधन में 27D NSQ के तहत मानक गुणवत्ता की न होने वाली दवाओं की सजा की कंपाउंडिंग करने के अनुमति दी गई। कंपाउंडिंग करा देते हैं, इसलिए ये बढ़ रहा है। निर्माता अब अपराध के बदले जुर्माना भर सकते हैं। अगर सजा हो तो शायद बचें लोग। मैं कहना चाहता हूं, सरकार के अनुसार इससे निर्माताओं का उत्पीड़न कम होगा, जबकि आलोचकों का कहना है कि इससे दवाइयां मुद्दा विहीन बन रही हैं। घटिया दवाएं करोड़ों लोग नहीं देख रहे हैं, वो पैसे वाले जो बना रहे हैं उनकी ओर देख रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अस्पताल में, स्वास्थ्य मंत्री जी आपके लिए, रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अस्पताल में सबसे ज़्यादा 38% घटिया दवाएं प्रेस्क्राइब की जा रही, मिल रही। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि घटिया दवाई के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ दवा निर्माण स्तर पर पर्याप्त गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। और अगर ये मैं कहूं कि ये 2015 के बाद बढ़ा है तो वो भी आंकड़े बोल रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है, एक ऐसा सवाल है जो 140 करोड़ लोगों से सीधा जुड़ा है, ग्रामीण लोगों पे सीधा जुड़ा है, और जो ये आपने कंपाउंडिंग की है इसके बाद बढ़ा है। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर सिर्फ जवाब न दें। माननीय नेता सदन, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, करोड़ों लोगों की जान से न खेलें, यही आग्रह है आपके माध्यम से। धन्यवाद। माननीय श्रीमती रेखा शर्मा, डिमांड टू एक्सपेडाइट रेलवे प्रोजेक्ट्स अंडर अंबाला रेलवे डिवीजन। Thank you, sir. Honorable Chairman, sir, I wish to draw the attention of the House to a crucial infrastructure project under the Ambala Railway Division. On February 26, 2024, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji virtually laid the foundation stone for 7 rail overbridge and underbridge projects with a total investment of 150.48 crores. These projects are aimed to eliminate manned level crossing, enhancing railway safety and improving operational efficiency. One of the key projects is in the Yamunanagar, and many regions are eagerly waiting the timely completion of the crucial infrastructure developments. Through you, sir, I wish to ask the Honorable Minister of Railway, what is the current status of these projects and are they progressing as per planned timeline? What steps are being taken to ensure that these projects are completed on time to provide safer and more efficient rail and road connectivity? I urge the government to expedite these projects and ensure that the people benefited from improved transportation infrastructure at the earliest. Thank you, sir. Thank you. Mani Shri Santosh Kumar P. demand to establish a Center of Excellence in Nursing Education in Kerala. Thank you, Deputy Chairman, sir. This is to request to establish a Center of Excellence in Nursing Education in Kerala. I'm very happy that our Honorable Union Health Minister is present here. So Kerala is always known as the best center of professional nurses. And our institutions are also well known. As far as the training side also is concerned also, our institutions are keeping a very high standard always. But the problem is that, sir, there are only 7,300 seats in Kerala in the for nursing education. So comparing the demands, these seats are very less in number. And our request is to give more and more seats to Kerala, start more and more colleges, and to start a center of excellence in nursing profession. The migration of Kerala nurses to other countries, especially European Union, GCC, started long ago, way back in 1960s. Even now, this demand is at a rise always. But we are nowhere to adjust with the aspirants in this field.
And our students are compelled to take, this education from other states also, especially neighboring states and institutions, where the standard is not that much high. I'm not blaming any other institutions, but in this field, private institutions are not offering that much standard. So I request through you, sir, to take it very seriously, and this contributes our economy in a bigger way also. So establish more and more seats in Kerala and to start a center of excellence in nursing field, sir. Thank you. Thank you. Susri Susmita Devji, need to ensure human conditions for workers working in hazardous industries. Susmita Devji, not present. Sri Devasi Samant Rai, demand for declaring Puri Rath Yatra as national holiday. Jai Jagannath. Puri Rath Yatra, I'm sure all of us have visited or heard about it. It's very surprising. We have on Mahavir Jayanti, there is a national holiday and many other functions which should be. This is an international Rath Yatra where over the period of 7-8 days, lakhs and lakhs of devotees go. It's a spiritual movement of India. And this happens not once in 100 years, every year. And the Rath Yatra is not only in Puri Jagannath, but everywhere in this country, right from Delhi to Ahmedabad, to London, West Bengal, Los Angeles, Paris. Don't we think we all should, all of you should agree with me that that should become a national holiday the day the Rath Yatra starts? And by the name of Lord Jagannath, Modi 3 is sitting in Delhi. I request through you, the Honorable Chair, that this being such a sensitive issue, not only for Odisha and Bengal, but for the whole world, and he's called the Lord of the world, Lord Jagannath. The word Jagannath comes from the Rath Yatra. In the late 1800th century, when a British officer recorded the Rath Yatra, he had mentioned this is a real Jagannath. So therefore, in the interest of the whole nation, let Puri Rath Yatra be declared a national holiday. Thank you, sir. Thank you. Mani Sri Sanjay Sethji, concern over the rise in medical malpractices that leads to people being overcharged. धन्यवाद सर। मैं इस सदन के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल द्वारा की जा रही अनैतिक लूट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज देश भर में बीमा धारकों के साथ अस्पतालों और बीमा कंपनियों की मिलीभगत से इलाज की लागत बढ़ाई जा रही है। एक ही ऑपरेशन के अस्पताल बिना बीमा वाले मरीज से 40,000 रुपये लेता है, लेकिन बीमा धारकों के साथ वही बिल 65,000 कर दिया जाता है। इससे बीमा कंपनियों को ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है और हॉस्पिटल्स और बीमा कंपनी दोनों फ़ायदा उठा रही हैं। बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम की स्वीकृति में भी बहुत देरी की जा रही है और अनावश्यक कटौती के साथ मरीजों का आर्थिक नुकसान कर रहा है। 2024 में 26,000 करोड़ रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। ये भी देखा गया है कि कैशलेस क्लेम की मंजूरी देने में बीमा कंपनियों को 6 घंटे से अधिक का समय लगता है, जबकि IRDAI के दिशा निर्देशकों के अनुसार 1 घंटे में इसको पूरा करना चाहिए। इसके अलावा अस्पताल, मेडिकल उपकरण और दवाइयाँ थोक में 25 से 30% छूट पे मिलती हैं, जबकि अस्पतालों से बीमा कंपनियों को पूरे MRP पे मिल रहा है, तो 25-30% और उसके अंदर उनको ज़्यादा पेमेंट मिलता है। तो इस सब को देखते हुए मैं सरकार से ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वो सभी अस्पतालों में इलाज के लिए एक स्टैंडर्ड रेट के हॉस्पिटलाइजेशन का तय करें, ताकि बीमा धारकों और बिना बीमा करने वाले मरीजों के साथ भेदभाव ना हो। धन्यवाद। नो क्वेश्चन